अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फैटी एसिड डिनोसिंथेसिस। इसमें हमारे पास ये क्या हो रहा है कि फैटी एसिड और प्रोटीन जो होते हैं जो एक्सेस होता है डाइट के अंदर, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो एडल्ट के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, लिवर के अंदर हो रही होती है। और फिर हमारे पास कहाँ पर हो रही होती है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में और एडिपोज टिश्यू में। अब जो डाइटरी टिश्यूज हैं वो हमारे पास सप्लाई करते हैं फैटी एसिड्स को, वो भी फैटी एसिड सप्लाई कर रहे थे। बेसिकली फॉर जो फर्स्ट स्टेप होता है ना फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी है, उसमें पहला स्टेप क्या होगा, उसमें पहला स्टेप ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटाइल को है ना, वो टू द साइटोसोल, मतलब एसिटेट यूनिट को ट्रांसफर किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे है कि इसके अंदर साइटोसोल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूकोज था, पायरुवेट में चेंज हुआ, पायरुवेट में चेंज होने के बाद क्या होगा, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई, जैसे कि ये लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ, एसिटाइल को में चेंज हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर सारा ये हो रहा है प्रोसेस। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब बेसिकली क्या होता है कि सिट्रेट क्या होगा, इसको मतलब ये जो एसिटाइल को बना है ना, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसको सिट्रेट में चेंज किया जाता है। और सिट्रेट सिंथेसिस के अंदर यूज होता है एंजाइम। सिट्रेट में चेंज हुआ, सिट्रेट से में की फॉर्म में बाहर आ गया, बाहर आने के बाद दोबारा से साइटोसोल में आ गया, साइटोसोल में दोबारा ये डिग्रेड हुआ किसके अंदर, मतलब एसिटाइल कोए के अंदर और ऑक्सैलोस्टेट के अंदर। कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिट्रेट लाइपेज। आगे समझ, सिट्रेट की फॉर्म में बाहर आएगा और एसिटाइल कोए खुद बाहर नहीं आ सकता, इसी वजह से हमारे पास क्या हो, सिट्रेट में से कन्वर्ट होना पड़ता है। इस तरह ये पहली लाइन की आपको समझ आ गई। ओनली द स्टाइल पोर्शन क्या वो एंटर द, सिर्फ स्टाइल पोर्शन ही हमारे पास क्या एंटर हो पाता है। ठीक है, अब वो ये बात कर रहा है कि स्टाइल को हमारे पास का कैन नॉट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिर्फ ओनली स्टाइल पोर्शन ही सिर्फ एंटर करता है साइटोसोल को। जब हमारे पास क्या होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ टीसीएस साइकिल इज इनहिबिटेड by the presence of the large amount causing the citrate and isocitrate to accumulate। वो कह रहा है कि देखो मेरी बात सुनो। अब सिट्रेट हमारे पास क्या होगा, हमने पढ़ा कि सिट्रेट की फॉर्म में बाहर आएगा। जब वो कह रहा है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो टीसीएस साइकिल से आता है ना, जब वो जब एटीपी ज़्यादा प्रेजेंट होगी ना, फिर ये एंजाइम क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, ये ज़्यादा एसिटाइल कोई भी हमारे पास क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो लार्ज अमाउंट, तो साइटोसोलिक सिट्रेट क्या में भी यूज एट हाई कंसंट्रेशन सिग्नल। अब जो साइटोसोल में सिट्रेट भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं, अब लार्ज अमाउंट ऑफ नीडेड फैट, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी होती है नीडेड फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। द इंक्रीज इन बोथ एटीपी, और इस तरह फिर एटीपी जिस तरह इंक्रीज होगा और सिट्रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फैटी एसिड के जो सिंथेसिस का पाथ है वो इन्हेंस हो जाएगा। अब जो एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेशन होती है किसके, मतलब कि एसिटाइल कोई की कार्बोक्सिलेशन होती है मेलोनाइल कोई में। एसिटाइल कोई मेलोनाइल कोई में किस तरह कन्वर्ट होना है। अब वो कह रहा है कार्बन कार्बन की ऑक्सीडेशन जो होनी है ना, तो मतलब किस तरह कार्बन कार्बन को हमने कंडेंस करवाना है, तब जाके एसिटाइल कोई को मेलोनाइल कोई में इस तरह कंडेंस करवाते रहेंगे, फिर बड़ा कंपाउंड हमारे पास बनेगा ना। तो अब होगा किस तरह कि ये जब कार्बन कार्बन ने कंडेंस होना, तो अब इसको एनर्जी कौन देगा। अच्छा, इन प्रोसेस के दौरान जो कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ना ऑफ द एसाइल ग्रुप की, साइटोसोल के अंदर एसाइल ग्रुप की कार्बोक्सिलेशन होगी और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो हमारे पास क्या हो, कार्बन कार्बन कंडेंसेशन में यूज़ होगी। आगे सारा प्रोसेस है, मैं आपको वहाँ से भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर हो किस तरह है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटाइल कोए क्या होगा, मेलनाइल कोए में। अब ये देखो कार्बोक्सिलेशन, जो एस्टाइल कोए को मेलोनाइल कोए में जो चेंज किया जा रहा है ना, वो कौन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टिकी नोट में दिखा देता हूँ कि एस्टाइल कोए को किस में चेंज किया गया, मेलोनाइल कोए में चेंज किया गया। ये रेडियोटर्मिक स्ट्रक था, एस्टाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हुआ। एस्टाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसको कैटलाइज कर रहा है इस प्रोसेस को। इस लाइन का आपको इस तरह समझ आ सकती है। एस्टाइल कोए बेसिकली जो एस्टाइल कोए कार्बोक्सिलेज है ना, इसने क्या करवाना होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करवाना होता है। अब इसका एक कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एस्टाइल कोए कार्बोक्सिलेज होता है, बायोटिन कार्बोक्सिलेज इसकी टाइप है और ट्रांस कार्बोक्सिलेज की टाइप है। अब इसने क्या करना है, अपने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, ये हमारे पास क्या बाइकार्बोनेट से ले रहा होगा, और बायोटिन के ऊपर से लोड करवा लेगा एटीपी की प्रेजेंस में, फिर ट्रांस कार्बोक्सिलेज करवाएगा, टेक O2 फ्रॉम द क्या बायोटिन से लेगा और इसे एसिटाइल कोए की तरफ ट्रांसफर करवा देगा। जब एसिटाइल कोए की तरफ ट्रांसफर करवाएगा, फिर मेलोनाइल कोए में चेंज होगा। फैटी एसिड सिंथेसिस अकर किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद अब जो बायोटिन क्या, बायोटिकल बेसिकली क्या होता है, बायोटिन में कोएंजाइम होता है जिसे विटामिन B7 कह रहे होते हैं। अच्छा, एसाइल कार्बोक्सिलेट है बॉन्ड कार्बोक्सिलेट
कार्बोक्सिलेट द बाउंड बायोटिन विच ट्रांसफर करेगा एक्टिवेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप टू द एसिटाइल को है। अब जो कार्बोक्सिल ग्रुप आया था मैंने बताया ना आपको कि इसने क्या करना है, जो बायोटिन से लेकर ना ट्रांस कार्बोक्सिलेज, बायोटिन कार्बोक्सिलेज से ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि इस लाइन को समझा जा सके। बायोटिन कार्बोक्सिलेज से ट्रांस कार्बोक्सिलेज टू CO2 लेगा और एसिटाइल कोए को ट्रांसफर करवा देगा, ठीक है, ताकि मेलानोल कोए बनाया जा सके। वो कह रहा है कि जो एसिटाइल कोए क्या होगा, वो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन किस तरह होती है। बेसिकली जो एसिटाइल कार्बोक्सिल होता है वो क्या होगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, दो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। इसका आगे सारा प्रोसेस है, ये किस तरह इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, इससे एंजाइम की रेगुलेशन किस तरह होती है, वो हम आगे देख लेते हैं। स्टिकी नोट में इसके बारे में कुछ बताया गया, वो यहाँ से देख लेते हैं जल्दी से कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है क्या होगा, किस तरह होती है। इंसुलिन, अब इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन बेसिकली ये जो एंजाइम है ना, ये डीफॉस्फोरिलेशन जब इसकी होगी ना, तब इसकी ना एक्टिवेशन हो जाएगी, क्योंकि डीफॉस्फोरिलेशन जब इसमें फॉस्फेट को रिमूव करवाया जाएगा ना, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो फैक्टर जिसकी डीफॉस्फोरिलेशन करवाएंगे वो इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे इंसुलिन प्रेजेंट है तो डीफॉस्फोरिलेशन होगी और ये एक्टिव हो जाएगा। ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन है, ये क्या होगा, कार्बोक्स इसकी ना फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ये इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसी की फॉस्फोरिलेशन होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी। AMPK यहाँ पर क्या होगा, आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर AMPK इसका पूरा स्टैंड है, आगे बताता हूँ मैं क्या क्या है इसका। तो ये फॉस्फोरेट करता है ना, फिर ये इनएक्टिव, इस तरह भी इनएक्टिवेट कर देगा। सिट्रेट क्या एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये डिफॉस्फोरेशन करवाएगा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की, ठीक है। और फिर ये जैसे कि अब आगे हम पढ़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो अटैक होते हैं ऑन द DNA के ऊपर एंड एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फेटेजेस। अब होता है इस तरह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना और प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होती है DNA पर अटैक करते हैं और फिर क्या होगा, फॉस्फेटेजेस ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। फॉस्फेटेजेस का काम क्या होता है, डिफॉस्फोरेशन करना, और काइनेजेस का काम क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन करना। सो एंजाइम क्या होगा, ACC। जब आपने मेनली ये बात याद रखनी है, जो ये एंजाइम है, ये जब ये डीफॉस्फोरेटेड फॉर्म में होगा वो ये एक्टिव हो जाएगा। एलोस्टेरिक रेगुलेशन किस तरह हुई है कि ये जो सिट्रेट है इसका पॉजिटिव फैक्टर और पाल्मोटाइल का नेगेटिव फैक्टर है। आगे पीछे ग्राफ इसके हैं, वो कर लेते हैं। पहले इसके पीछे ये भी लिखा हुआ है, इंसुलिन क्या होगा, एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है जो लिपोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब ग्लूकागोन इसने क्या होगा, काइनेजेस को एक्टिवेट करवाना था। काइनेजेस का काम क्या होता है, फास्फोरिलेशन करवाना। फास्फोरिलेशन हमारे पास जब भी होगी तो हमारे पास क्या होगा, ACC की जो है इनएक्टिवेशन हो जाएगी। फिर हमारे पास पीछे इसके ग्राफ हैं, इसके पीछे भी कुछ लिखा है, भी देख लें। सैचुरेटेड स्टीरिक एसिड हालांकि सैचुरेटेड होता है और ओलिक एसिड क्या है, दोनों 18 कार्बन वाले हैं, लेकिन देखो ना ये एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर ये ग्राफ देख लें, इसके में क्या होगा, AMP का यहाँ पर नेगेटिव एसिटाइल को है जो कार्बोक्सिलेज है, ये क्या इनएक्टिव फॉर्म है, इसे एक्टिव में करवाया गया है। इस पर कौन कौन से फैक्टर एक्ट कर रहे हैं, ये पाल्मोटाइल और AMP का नेगेटिव इफेक्ट है, सिट्रेट का पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, जैसे एक्टिव होगा। इसका काम क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा कि एसिटाइल कोए को मेलानोल कोए में कन्वर्ट करता है और ATP यहाँ पर क्या होगा, यूज़ होती है। अब नीचे भी ग्राफ है जिससे क्या AMPK वाला, जैसे कि ये देखें यहाँ पर क्या होगा कि फॉस्फेटेजेस ने क्या करवाना है, फॉस्फेट को रिमूव करवाना होता है। तो एसिटाइल कोए में क्या होगा, इनएक्टिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव में। इंसुलिन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है जैसे हमने पीछे पढ़ लिया। तो अब ये क्या होगा, जबकि AMPK का क्या है, मतलब क्या होगा, ये क्या है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को AMPK कह रहे होते हैं। इन्होंने क्या करवाना होता है, हमारे पास क्या होगा, डीफॉस्फोरिलेशन करवानी होती है और ये दोबारा उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये दोबारा उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ इनका क्या होगा, इस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। आगे फिर हमारे पास क्या होगा, आगे ये आ जाता है जी, ये सारा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास रहता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन किस तरह होती है। वो कह रहा है कि हमारे पास जैसे हम हाई कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया है, वो जब हमने हाई कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे ना, फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है इसकी सेंसिस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, फिर फैटी एसिड भी ज़्यादा बनेंगे। और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होगी, फिर क्या होगा, ये कम बनेगा ताकि फैटी एसिड कम बने। जो मेटफॉर्मिन है डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये लोअर करता है प्लाज्मा टीचीज़ को, प्लाज्मा लेवल जो टीचीज़ का ना। अब देखें ना, ये AMPK को एक्टिवेट करेगी। AMP का देखें हम, ये AMPK का क्या है, नेगेटिव फैक्टर इसके ऊपर, एसिटाइल का कार्बोक्सिलेज कोए कार्बोक्सिलेज के ऊपर। अब एसिटाइल कार्बोक्सिलेज का नेगेटिव फैक्टर मतलब उसकी ये क्या करवा देगी, फॉस्फोरिलेशन करवाएगी। फॉस्फोरिलेशन करवाएगी मतलब क्या होगा, ACE क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव होगा फिर हमारे पास का फैटी एसिड नहीं बनेंगे, फैटी एसिड नहीं बनेंगे, फिर क्या होगा, TG लेवल प्लाज्मा का ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। अब इसके दो काम होते हैं, ये इनिबिशन और ये भी करवाती है, इनिबिशन भी करवाती है और
जो फैटी एसिड सिंथेस का एक्सप्रेशन उसको भी डिक्रीज करवा देती है मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब मेटफॉर्मिन क्या होगा, लोअर करती है इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बाय इंक्रीजिंग इसको एएमपी की मीडिएटेड ग्लूकोज को, क्योंकि ये ज़्यादा होगी तो फैटी एसिड कम बनेंगे। और अपटेक बाय द मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, अभी इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मसल्स ना ग्लूकोज को लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाती है। मेटफॉर्मिन का ये रोल है। अब यूकेरियोटिक फैटी एसिड सिंथेसिस किस तरह एक्ट करता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है, अब देखिए यहाँ पर ना हमारे पास एक एंजाइम है, सारे प्रोसेस में ना एक एंजाइम यूज़ होगा, जैसे हम कहते हैं फैज कह रहे होते हैं, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस। इसके क्या होगा, ये 6 डिफरेंट क्या होगा, इसके डोमेन्स होती हैं, ये मल्टी कैटालिटिक पॉलीपेप्टाइड है। इसके साथ 6 इसके डोमेन होंगे, लेकिन एक और डोमेन भी होगा जिसे हम कहेंगे 4 फास्फोपेंटीथीन कोडेनिंग एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो कि ये भी डोमेन भी होती है, मतलब ACP डोमेन भी होती है। अब ये जो होता है कहाँ से ड्राइव होता है, ये पेंटोथीनिक एसिड से ड्राइव होता है, जो विटामिन B5 होता है। सिंपल इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, किस तरह वो मैं बताता हूँ आगे किस तरह। तो पहले एक एक लाइन को हम इस तरह क्लियर करते जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको ग्राफ में अलग से बताता हूँ। तो एसिटाइल कोए जो होता है इस ट्रांसफर होता क्या होगा, फ्रॉम द एसिटाइल कोए से, एसिटाइल कोए से जो उसका एसिटाइल को है ना, उसका एसिटाइल जो ग्रुप होगा ना, वो किसको दे दिया जाएगा, ACP के SH को। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ कि जो अब एसिटाइल कोए का जो ये है ना, ये वाला ग्रुप, तो अब किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये ACP के SH को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर नेक्स्ट टू द 2 कार्बन फ्रेगमेंट क्या होगा, 2 कार्बन फ्रेगमेंट ट्रांसफर टू द प्राइमरी होल्डिंग साइड। अब ये जो हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन फ्रेगमेंट था ना, ये वाला, अब ये प्राइमरी होल्डिंग साइड ऐसे ऊपर वाली सिस्टीन रेजिड्यू को दे दिया जाएगा, जैसे इस पर इसने होल्ड कर लिया कुछ देर के लिए इसको। फिर हमारे पास क्या होगा, ना टू द नाउ वेकेंट ACP एक्सेप्ट द 3 कार्बन मेलोनाइल कोए फ्रॉम द मेलोनाइल कोए। अब मेलोनाइल कोए ग्रुप यहाँ पर, अब ये जगह खाली हो गई ना, अब यहाँ पर आगे क्या आएगा, मेलोनाइल कोए का ग्रुप लग जाएगा। मेलोनाइल कोए ये पीछे इसके दिया गया, मेलोनाइल कोए क्या होगा, यहाँ पर आगे 3 कार्बन वाला अपना ग्रुप यहाँ पर लगा देगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब एसिटाइल कोए सिस्टीन रेसिड्यू पर कंडेंस होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये देखें यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप पे यहाँ पर लगा हुआ है, और नीचे क्या होगा, मेलोनाइल ग्रुप पर लगा हुआ है। इनमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा, फिर दोनों आपस में क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये फिर जाकर एक हमारे पास ब्यूटराइल कंपाउंड बना देंगे। हम पहले क्या करते हैं, आगे चलने से पहले या फिर इसको आगे चल ही लेते हैं। तो ये अब ये देखें, कीटो ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस, जो कीटो ग्रुप होगा रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। जैसे कि अब ये कीटोनिक बॉडी थी, अब ये कीटोनिक बॉडी बनी थी, कीटोनिक बॉडी किसके अंदर चेंज होगी, अल्कोहल के अंदर। फिर अल्कोहल क्या होगा, इसकी डिहाइड्रेटेज होगी, वाटर रिमूव होगा, फिर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास फिर इसका ये चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। इसके अंदर डबल बॉन्ड की इंडक्शन हो जाएगी, 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ब्यूटराइल कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, डायरेक्टिंग सोर्सेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। फैटी एसिड क्या बेसिकली, जैसे कि हमारे पास क्या होगा, 6 इस तरह कंडेंस होते हैं ना, 16 कार्बन तक रीच कर जाएगा। अब 16 कार्बन तक जैसे रीच करेगा, फिर हमारे पास हायो एस्टर जो बॉन्ड होगा ना, जिसने जोड़ के रखा होगा, उसको हमने क्लीव करना होगा, ताकि भाई पालमेटेट को जो बन गया 16 कार्बन वाला, उसको अलग कर लिया जाए। अब जो वो कह रहा है कि जो ऑल द कार्बन क्या होगा, है पास होता, जितने भी पालमेटिक एसिड के कार्बन होंगे ना, वो मेलानाइल कोई प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो पहले जो 2 होंगे ना, वो एस्टाइल कोई डोनेट करेगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रिकर्सर तो वही होता है ना। दिस इज़ द अंडरस्कोर रेट लिमिटिंग नेचर होती है ऐसी, मतलब यही कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, जिसने मतलब कि एसिटाइल को में जब मेलानाइल को में कन्वर्ट होता है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। शॉर्ट लेंथ के फैटी एसिड या प्रोड्यूस इन द लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि हमारे पास क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चों में ना छोटे होते हैं, उनमें मतलब कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड ही सही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में शॉर्ट चेन फैटी एसिड ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर आगे हमारे पास क्या हुआ, ये यहाँ पर देख लेते हैं, 2 ग्राफ दिए गए थे, ये मैंने को आपको देख लेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। ये सारे डोमेन 7 की 7 मैंने लिख दी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी सोर्सेज ऑफ ये NADPH रिडक्टेंट के सोर्सेज हैं। ये ना आगे रिडक्टेंट सोर्सेज, ये इस पैराग्राफ में जो चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ पर आपको लिख दी है। ये HMB शंट से में मिलेगा सोर्सेज, और क्या ऑक्सैलो एस्टेट से मिल रहा होगा, ऑक्सैलो एस्टेट मेलेट में कन्वर्ट होगा, मेलेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा इसके अंदर पायरुवेट के अंदर, और ऑक्सैलो एस्टेट दोबारा ऑक्सैलो एसिटेट क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट होगा किसकी मौजूदगी में, सिट्रेट ATP सिट्रेट लाइएज की मौजूदगी में। और तीसरे कहाँ से प्रोड्यूस होगा, पेंटोज फास्फेट पाथवे से भी हमारे पास NADP मिल रहा होता है, NADPH। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है असल में।
असल में हुआ इस तरह कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमें पता है कि एंजाइम है जिसकी एसीपी डोमेन भी है और सिस्टीन रेजिड्यू भी है। अब ये सिस्टीन रेजिड्यू ये रहा है और ये हमारे पास क्या होगा, एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन है विद द 4 फॉस्फो पेंटीथीन। ठीक है, अब ये सिंपल ये लगा हुआ है। यहाँ पर एस्टाइल को आया, एस्टाइल को का जो एस्टाइल ग्रुप था यहाँ पर आगे एस एच के साथ लग गया, एस एच के साथ जैसे कि ये लग गया। फिर ये टेम्प्रेरी होल्डिंग साइड पर चला गया ऊपर सिस्टीन रेजिड्यू के बाद, जैसे यहाँ पर ये लग गया। फिर मेलोनाइल को आया, मेलोनाइल को ने अपना क्या होगा, मेलोनाइल ग्रुप दिया है, फिर यहाँ पर आके जो जगह खाली थी वहाँ पर आके लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन होती रहेगी ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। जैसे हमने पीछे बढ़ाया था कि कार्बन कार्बन के कंडेंसेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कार्बन कार्बोक्सिलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब होगा क्या, फिर ये दोनों आपस में कंडेंस हो जाएंगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, मतलब CO2 रिमूव हो रहा है। फिर हमारे पास क्या बन रहा है, कीटोनिक बॉडी या कीटोन। जैसे कीटोनिक बॉडी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में C डबल बॉन्ड होता है, साइडों पर क्या होगा RR ग्रुप लगे होते हैं, तो ये कीटोनिक बॉडी का स्ट्रक्चर आ गया। फिर रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा, फिर क्या होगा, इसको रिड्यूस करवाएगा। रिडक्टेज एंजाइम एक्ट किया, रिड्यूस करवाया, उसे अल्कोहल में चेंज कर दिया, जैसे कि OH ग्रुप आ गया है। ठीक है, अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं यहाँ पर। फिर होगा क्या कि अब ये जो है OH यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या होगा, CH2 ना इसका एक है जिसको हम HCH लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, H चला जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, OH निकल वाटर। फिर हमारे पास का डिहाइड्रेट यहाँ पर एंजाइम ऐड करेगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा और ट्रांस डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड बना है 2 और 3 के दरमियान, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, तो ये ट्रांस डबल बॉन्ड होता है। ट्रांस डबल बॉन्ड हो रहा है, फिर रिडक्टेज एक्ट कर रहा है, ये देखें, फिर दोबारा रिडक्टेज ने एक्ट किया और फिर ये क्या बन गया हमारे पास, अब ये दोबारा ब्यूटराइल कंपाउंड बन गया जैसे कि ये। फिर आगे दोबारा वही स्टेप हो रहे हैं, दोबारा ये स्टेप रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे। इस तरह मतलब कि ये दोबारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पर मेलोनाइल ग्रुप एक और दोबारा मेलोनाइल ग्रुप आगे लगेगा। फिर ये जो आपस में ये जो ऊपर गया था इसके साथ ये दोबारा कंडेंस हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। इस तरह करते 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 ये हमारे पास क्या पाल्मेटिक एसिड तक हमारे पास क्या होगा, बन जाएगा। फिर पाल्मेटिक एसिड बनने की वजह से एस्पाल्मेटाइड यहाँ पर बन गया है। फिर हमारे पाल्मेटिक थायोस्टर बॉन्ड, जैसे हमने पढ़ा था कि थायोस्टर एक डोमेन होगी ना इसकी। अब इसके 7 डोमेन में से आखिरी डोमेन कौन सी है, थायोस्टर डोमेन होती है। थायोस्टर डोमेन का क्या काम होता है, इसने हमारे पास क्या होगा, रिलीज करवाना होता है। तो पाल्मिटाइल हमारे पास क्या पाल्मिटाइड बन गया है, 16 कार्बन कंपाउंड है जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। रिडक्टेंट सोर्सेस हो गई। फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, बाकी जो रह गया